नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कभी भी धराशायी हो सकती है जर्जर इमारतें, जीर्ण शीर्ण हुए नगर के अधिकांश भवन, निजी सहित सरकारी इमारतें भी हो गई हैं जर्जर। नगर पालिका ने जर्जर भवनों के मालिकों को थमाया नोटिस। मुख्यमंत्री की घोषणा पर नहीं दिख रहा है अमल। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को थमाए हजारों के बिल। विद्युत कार्यालय में लगा उपभोक्ताओं का जमावड़ा। बिलों को चेक कराने उपभोक्ता लगा रही है चक्कर। अब विश्वविद्यालयों में भी दिया गया जनरल प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार ने महाविद्यालयों के लिए लिया फैसला। स्नातक प्रथम द्वितीय के परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन। जिले में लगभग 4500 परीक्षार्थी होंगे लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट शहर में स्थित दर्जनों पुराने मकान जर्जर हो रहे हैं। इनमें निजी भवनों के अलावा सरकारी इमारतें भी शामिल हैं। जीर्ण शीर्ण इन भवनों को खाली कराने या जमींदोज करने की दिशा में स्थानीय प्रशासन गंभीर नहीं है। कई जीर्ण शीर्ण भवनों में तो दफ्तर संचालित हो रहे हैं या फिर परिवार रह रहे हैं। वर्तमान में मानसून सक्रिय होने लगा है, आंधी तूफान व बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में यह लापरवाही कहीं किसी की जान की दुश्मन न बन जाए, यह डर लोगों को सता रहा है। इसके अलावा शहर में अन्य जर्जर भवनों की मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा रहा है, जिससे कभी भी ये भवन ढह सकते हैं। बालाघाट में दशकों पुराने भवनों की संख्या ज्यादा है, जिनमें से दर्जनों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की नींद है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। शहर की सबसे अधिक जर्जर हो चुकी कल्पना लॉज, जिसे स्वयं नगर पालिका प्रशासन भी मानता है कि वो कभी भी ढह सकती है। इसके अलावा सरकारी वेटनरी बिल्डिंग और MPB की बिल्डिंग, जिनमें अभी भी कर्मचारियों के परिवार रहते हैं, और कुछ कमरे पूरे जर्जर होने के कारण खाली हैं। भवनों के जीर्ण शीर्ण होने से उनके कभी भी ढहने का भय बना हुआ है। पूर्व में नगर पालिका द्वारा ऐसे जर्जर भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन आज भी ये जर्जर भवन खड़े हैं और हादसे का डर सता रहा है। इनके पास से गुजरने वाले राहगीर भी तेज हवा चलने पर सहम जाते हैं। इन जर्जर भवनों को खाली कराने और उन्हें डिसमेंटल करने की कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। गौरतलब है कि नगर के हनुमान चौक स्थित कल्पना लॉज करीब 3 दशक पुरानी है और इसमें नीचे वर्तमान में किराना, होटल, सोसाइटी इत्यादि संचालित की जा रही है। बारिश के मौसम में भवन की छत से पानी टपकता है। इसके अलावा मरम्मतीकरण के अभाव में ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है। इस इमारत को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कभी भी धराशायी हो सकती है। इसके अलावा BSNL कार्यालय के पीछे भी शासकीय भवन पूरी तरह जर्जर हो गए हैं, जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। शहर के आकाशवाणी समीप वेटनरी कॉलोनी में स्थित शासकीय मकानों की भी हालत बदहाल ही है। मकान काफी पुराने होने से जर्जर हो चुके हैं और तेज और लगातार बारिश में कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इस दिशा में जिम्मेदार उदासीन बने हुए हैं। बारिश होने पर भवन में पानी टपकने के साथ सीलन आ जाती है। इन मकानों में रहने वाले परिवारों को हादसे का डर सताता रहता है। वहीं ऐसी ही जर्जर बिल्डिंगों में शुमार शहर के डेंजर रोड स्थित MPB कॉलोनी है। बिजली कर्मचारियों के रहने के लिए बनाई गई काफी वर्षों पुरानी इमारत पूरी तरह से जर्जर होने लगी है, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा फ्लैट बनाए गए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 से 4 परिवार ही रह रहे हैं। इस इमारत के फ्लैट भी काफी जर्जर हो चुके हैं। इस कारण इनमें कोई रहना पसंद नहीं करता। यहाँ रह रहे परिवार भी भय के साए में ही गुजर बसर कर रहे हैं। पास जाकर देखने पर ये इमारत किसी खंडहर जैसी दिखाई देती है। बारिश के दिनों में बिल्डिंग से पानी टपकने पर तिरपाल डालकर गुजर बसर किया जा रहा है। मामले में नगर पालिका CMO दिनेश बाघमारे ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन जर्जर इमारतों के प्रति गंभीर है। सभी जर्जर भवनों को तोड़े जाने समय पर नोटिस दिया गया है, जिसका हर्जाना भी उन्हीं से लिया जाएगा। जिन भवनों के गिरने से जनधन की हानि होगी, उन्हें पहले चिन्हांकित किया गया है। जर्जर बिल्डिंगें हैं जो गिरने की कगार पर है, तो कभी भी बारिश में गिर सकती है। इसके लिए नगर पालिका से किसी नोटिस दिया हमें शासन के लिए निर्देश है इसमें जी कि जर्जर बिल्डिंग जितनी भी हैं उनको समय के पहले नोटिस देकर तोड़ दिया है। अपने यहाँ कितने लोगों को दिया गया? ऐसी संख्या तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेन हाँ जो मुख्य जो जर्जर भवन था वो मेरे नाले में दस्तखत मैंने ही किया था जी। संख्या तो नहीं है, लेकिन यही कि उनको तोड़ने के नोटिस जारी किया और खर्चे का जो भी हर्जाना है जी उन्हीं से लेंगे। इसमें अपने यहाँ इसकी भी है सर, बस स्टैंड वाला जो बस प्रतीक्षालय, हाँ
ये प्रतीक्षालय की जर्जर स्थिति नहीं है, नहीं, कल्पना लाज हो गया अपने एमपीवी कॉलोनी में शासकीय। हाँ कुछ शासकीय। हाँ लेकिन जिस जगह पे जन और धन की हानि हो सकती है जी, उस जगह को तो पहले चिन्हित किया है। बाकी कुछ ऐसे भवन है जो वीरान टाइप पड़े हैं, लेकिन शासकीय संपत्ति है, तो अगर उनकी अनुमति के हम लोग तोड़ भी नहीं सकते। सर कुछ जर्जर बिल्डिंगे और भवन ऐसे हैं जिनको सालों से नोटिस जा रहा है पर अभी तक नहीं तोड़े उन लोगों ने, तो ऐसों के खिलाफ क्या कोई इस बात सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सख्ती से कार्रवाई करेंगे। विद्युत विभाग द्वारा 4 माह के बाद दिए गए बिलों में भारी गड़बड़ी मिली है। इसे सही कराने के लिए उपभोक्ता विभाग के चक्कर काटने मजबूर हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बालाघाट नगर मुख्यालय में तो अब प्रदेश के मुखिया की घोषणा पर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को विद्युत उपभोक्ताओं ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर जमकर आक्रोश प्रकट किया। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की बिजली का बिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधा करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने अपने ऐलान में कहा था कि अप्रैल में 100 रुपये तक का बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को मई, जून, जुलाई में सिर्फ 50 रुपये ही भरना होगा। जिन लोगों ने 100 से 400 रुपये तक का बिजली बिल जमा किया था, उनसे 100 रुपये ही लिए जाएंगे। 400 रुपये से ज़्यादा बिजली बिल वालों को आधा ही बिल भरना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया था कि इस योजना से प्रदेश के 95 लाख उपभोक्ताओं को सीधे 600 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इसमें 56 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 50 रुपये भरना होगा। लेकिन नगर मुख्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दावे खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जैसे ही 4 महीनों के बाद विद्युत उपभोक्ताओं के घर विद्युत बिल की प्रतियां पहुंची तो विद्युत उपभोक्ता चौंक उठे। अधिकांश विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत यह रही कि उनका विद्युत बिल अनुमान से भी अधिक थमा दिया गया है, जिससे अब उन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस दौरान उपभोक्ताओं ने न केवल विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर तंज कसा। विद्युत कार्यालय पहुंचे विद्युत उपभोक्ता अरविंद चौधरी ने कहा कि विद्युत विभाग ने उन्हें लगभग 4,713 रुपये का बिल थमाया है। उन्होंने बताया कि उसके पूर्व उन्हें लगभग अधिकतम 500 रुपये का बिल प्राप्त होता था। उन्होंने कहा कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो रही है। घर में LED बल्ब भी लगे हैं, उसके बावजूद भी इतना बिल भेजा जा रहा है। यहाँ पे साहब से मिलकर के बात करने के लिए आए कि भाई हमारा जो बिल है 4,713 रुपये आया है, जबकि हर महीने 200 रुपये का, 250 रुपये का, 300 रुपये का बिजली बिल आता था। अधिकतम 400-500 रुपये का आता था और उससे अधिकतम कभी गर्मी में जला ली तो 700 रुपये का आता था। अभी ये 4,713 रुपये का बिजली बिल आ गया। तो साहब से मिलने के लिए आए कि भाई ये 4,713 रुपया, कोई घर में फैक्ट्री तो खोले नहीं है अपन ने, बल्ब ही जला रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने बोले LED जलाओ, LED जलाओ, तो LED ला लिए, सब पूरे घर पर LED लगा लिए, बोले बिजली कम आएगी। तो सारे लोगों ने जैसे LED लगाए वैसे हमने भी अपने घर में LED लगाए, उसके बावजूद भी कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रहे अपन। तो साहब से यही बोलने आए कि भाई ये 4,713 रुपया अगर आएगा और लॉकडाउन में आपने रीडिंग नहीं ले गए 2 महीने और सीधे 4,713 रुपया बिजली का बिल भेज दिए, तो कहीं काम करने तो गए नहीं, कहीं पैसा कमाए तो नहीं, कोई काम धंधे किए नहीं, तो पैसा ये बिजली का बिल भरेंगे कहाँ? अगर मेरे जैसा आदमी ऐसा सोच रहा है तो फिर वो और जो नीचे स्तर में जो लोग बेचारे मजदूर लोग काम करने नहीं गए उनका क्या हाल होगा? तो ऐसी लाइन लगी है यहाँ पे बिजली ऑफिस में। ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि बिजली बिल आधा होगा, लेकिन यहाँ के अधिकारी कहने कि ऐसे कोई आदेश नहीं है। अभी जैसे मैं आया यहाँ पे ऊपर जानकारी मिली, जो बाबू क्लर्क वगैरह बैठे थे, कई लोग यहाँ जो बिजली बिल पटाने आए वो बोले हमको मैसेज आया कि आपका 400 रुपये का बिजली बिल आया तो आधा जमा करना है आपको 200 रुपया और 200 रुपया छूट होगा, ऐसे मैसेज दिखा रहे हैं। यहाँ कई लोग जो हैं बता रहे हैं कि हमको मैसेज आया। मुझे कोई मैसेज ऐसा आया नहीं। विद्युत उपभोक्ता अरविंद चौधरी ने बताया कि वर्तमान सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि विद्युत बिल आधे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जनता के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्हें आधे विद्युत बिल जमा करने का मैसेज आया है, लेकिन अब तक अधिकांश लोगों को ऐसे मैसेज भी नहीं मिले हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में स्नातक प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
अब स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए उनके गत वर्ष सेमेस्टर के अंकों आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों सेमेस्टर में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुल 17,77,000 परीक्षार्थी हैं। इनमें स्नातक प्रथम वर्ष में 5,25,200, स्नातक द्वितीय वर्ष में 5,07,269, स्नातक तृतीय वर्ष में 4,30,298, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में 1,72,634, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में 1,41,599 परीक्षार्थी हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद जहां प्रदेश में लगभग 17 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, तो वहीं जिले में लगभग 4500 को इसका लाभ मिलेगा, जबकि पीजी महाविद्यालय में लगभग 1100 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा आगामी 1-2 दिनों में आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिसके पश्चात कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जैसा कल उन्होंने निर्णय लिया है, लगभग जो अपने संख्या देख रहे हैं पूरे प्रदेश में 17 लाख लगभग विद्यार्थी हैं, और यदि उसको पीजी कॉलेज बालाघाट के संदर्भ में देखें तो लगभग 1100 बच्चों लगभग ऐसे हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा। पूरे ज़िले की संख्या भी एकदम बताना संभव नहीं, फिर भी 4,500 लगभग ज़िले में होंगे। अब उन्होंने ये कहा है कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो हैं वो पिछली क्लासेस का जो श्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसके आधार पे, और यूजी फाइनल स्नातक स्तर का अंतिम वर्ष और पीजी फाइनल, इसका उनको कहना है कि पिछले जितने सेमेस्टर उन सब के आधार पर मार्किंग होगी। तो ये तो कल निर्णय है, अब उसका एक क्राइटेरिया बनेगा जो हमको विश्वविद्यालय और शासन के माध्यम से प्राप्त होगा, और चूँकि कार्रवाई ये विश्वविद्यालय स्तर से होना है, तो जो भी क्राइटेरिया बनेगा उसके आधार पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा। सर, पिछले सीजन में बच्चों ने फर्स्ट ईयर में भाग नहीं लिया, उनको भी इसका लाभ मिलेगा या फर्स्ट ईयर में जिनने एडमिशन लिया होगा पिछले सत्र में? हाँ, अब देखिए, फर्स्ट ईयर का उनका हायर एजुकेशन का तो कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो वो इंटरनल मार्किंग की बात कर रहे हैं। 2 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, 6 मंथली होता है और क्वार्टरली होता है, और उसकी मार्किंग के आधार पर यदि वो करेंगे, पर अभी ये कुछ निर्धारित नहीं है, एक फिक्स क्राइटेरिया बनेगा तब कार्रवाई होगी। भरेली मॉयल में कार्यरत चाइना कोल कंपनी के द्वारा भारतीय मजदूरों के साथ कार्य न करने की शर्त और श्रमिकों के लॉकडाउन के दौरान कार्य से निकालने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। मामले में जनप्रतिनिधियों सहित मॉयल संगठन ने कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम देने की मांग की है। गौरतलब है कि चाइना कोल कंपनी के मामले में जहां मॉयल प्रबंधन ने कुछ मामलों को लेकर चाइना कोल कंपनी के साथ किए गए 3 वर्षीय ठेके को निरस्त कर दिया है, तो वहीं मॉयल प्रबंधन के द्वारा श्रमिकों को विम्स कंपनी में संपर्क करने की बात कही है। मॉयल प्रबंधन ने कहा है कि जो श्रमिक कार्य करना चाहते हैं वो मॉयल में कार्यरत विम्स कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इधर चाइना कोल कंपनी के द्वारा कार्य से निकाले गए श्रमिकों के मामले में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कड़ा ऐतराज जाहिर करते हुए स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को कार्य दिलाए जाने की बात कही है। मामले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने जिला कलेक्टर बालाघाट और मॉयल प्रशासन से दूरभाष पर भोपाल से बातचीत की। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी सूरत हाल में जिले में स्थित माइंस और अन्य स्थानों में लगे श्रमिकों को काम से न हटाया जाए। बालाघाट खान में काम कर रही बाहरी कंपनियों में जिन भी मजदूरों को काम से अलग किया गया है उन्हें तत्काल उसी कंपनी या अन्य कंपनी में काम पर रखा जाए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं ताकि स्थानीय लोग मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर न हों। विधायक बिसेन ने आला अधिकारियों से कहा कि आगे भविष्य में ऐसा बर्ताव किसी भी कंपनी द्वारा हमारे मजदूर साथियों के साथ किया जाएगा तो उनके इस कृत्य को कभी माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कभी नहीं। इस दौरान जिला कलेक्टर और मॉयल प्रशासन ने विधायक बिसेन को अवगत करवाया कि निकाले गए मजदूरों को दूसरी कंपनी काम पर रखेगी। साथ ही चाइना कोल कंपनी द्वारा श्रमिकों को काम पर रखने में असमर्थता जताने पर टाइम कोल कंपनी का ही काम भरवेली खदान में बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रभावित श्रमिकों को कोरोना संक्रमण में लगे लॉकडाउन की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए 5-5 हजार रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जो कोई भी प्रभावित मजदूर अन्य कंपनियों में काम करना चाहते हैं वो बालाघाट खान भरवेली से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने यहां उचित कार्य उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाई है। जहां तक रही चाइना कोल कंपनी की बात, तो उनके आंतरिक तकनीकी मामलों की वजह से इस कंपनी का काम बंद कर दिया गया है। वार्तालाप में विधायक बिसेन ने 2 टूक शब्दों में कहा कि समय और हालातों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को हर हाल में काम मुहैया करवाया जाए, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रोजगार के मामले में कोई भी बाहरी कंपनी आनाकानी करती है तो ऐसी कंपनियों को काम देने से परहेज किया जाए। बावजूद ऐसी बाहरी कंपनियां मजदूरों के साथ भेदभाव करती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती में मुंबई से आए हुए दंपत्ति के कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलने के बाद इस बस्ती के एक हिस्से को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसके साथ ही इस दंपत्ति के संपर्क में आने वाले 16 लोगों को प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बालाघाट भिजवा दिया है। वहीं सोमवार की रात्रि में ही कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति को भी बालाघाट कोविड-19 सेंटर गायखुरी में भर्ती करवा दिया गया था। इस पूरी घटना के बाद नगर व अयोध्या बस्ती में रहने वाले नागरिकों में दहशत व्याप्त है। विदित हो कि अभी 5 दिन पूर्व ही नगर के वार्ड नंबर 2 में गुजरात के सूरत शहर से आए पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इन पति पत्नी को सूरत से आने के बाद सीधे क्वारंटाइन सेंटर डॉक्टर आम्बेडकर भवन में रखा गया था। वहीं सैंपल की जांच रिपोर्ट पति पत्नी की पॉजिटिव आने के बाद उन्हें बालाघाट कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया था। मुंबई से आए दंपत्ति के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मंगलवार की दोपहर एसडीएम संदीप सिंह व बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ के नेतृत्व में नगरपालिका राजस्व व स्वास्थ्य विभाग का अमला 108 एम्बुलेंस के 2 वाहन लेकर अयोध्या बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना प्रभावित दंपत्ति व वाहन चालक के परिवार के साथ ही उनके संपर्क में आए हुए सभी 16 नागरिकों को 108 एम्बुलेंस वाहन से बालाघाट कोविड-19 सेंटर भिजवा दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने अयोध्या बस्ती की जिस गली में दोनों परिवार का घर है, उस गली के दोनों मुहानों पर कटीली झाड़ियों व पेड़ से रास्ता बंद कर उसे सील कर दिया। इसके साथ ही उस गली के आसपास की गलियों और वहां रहने वाले नागरिकों को समझाइश दी कि वह आपस में एक दूसरे से न मिले और न ही घरों से बाहर निकलकर किसी से संपर्क करें, अन्यथा पूरी बस्ती को सील कर नागरिकों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ ने बताया कि 18 जून की शाम 7 बजे मुंबई से एक दंपत्ति अपने 5 वर्षीय बच्चे के साथ नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती में आए थे। इस दंपत्ति को स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा क्वारंटाइन सेंटर डॉक्टर आम्बेडकर भवन में चलने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं गए और 18 व 19 जून को वह अपने रिश्तेदार के घर पर ही रहे, जिसकी जानकारी मिलने पर उनके द्वारा परिजनों व मुंबई से आए हुए दंपत्ति को समझाइश देकर 20 जून को दोपहर लगभग 2:30 बजे शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी में लाकर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि सोमवार 22 जून की शाम को पति पत्नी व बेटी की जांच रिपोर्ट आई, जिसमें पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महिला 7 माह की गर्भवती है। इन दोनों को कोविड-19 सेंटर गायखुरी बालाघाट भेज दिया गया है। वहीं 5 वर्षीय बालिका को चर्चा के बाद उनके परिजनों के पास वारासिवनी में ही रखा गया है। देखिए, जैसे ही हम रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हमने दोनों पेशेंटों को रातों में ही उनको हमने शिफ्ट कर दिया है बालाघाट गोंगले, और उसके बाद फिर बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर उनका जो महिला है जो बम्बई से आई थी, उसका मायका है ये, तो उसके मायके में जितने परिवार के लोग हैं और इसके अलावा उसके मकान से लगा हुआ उसकी बहन का परिवार है, तो दोनों परिवारों के सदस्यों को, जितने भी लोग थे सभी को हमने, जो 16 लोग हैं, इनको हमने वहाँ पर बालाघाट अभी गोंगले में शिफ्ट करा दिया है, ताकि वो आइसोलेशन में वहाँ रहेंगे और उनका भी सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा वो टैक्सी ड्राइवर जो इनको लेके आया था दुर्ग से, उनको भी हमने तुरंत कल रिपोर्ट आने के बाद ही उससे फ़ोन पे बात हो गई थी, वो बराबर से आ भी गया, उसको अम्बेडकर भवन में वो क्वारंटाइन भी हो गया। अब अम्बेडकर भवन से उनको इसे 108 के द्वारा बालाघाट ले जाया जा रहा है, उसको भी गोंगले में भर्ती एडमिट किया जा रहा है।
वहीं एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि यह दंपत्ति मुंबई से दुर्ग तक रेल से आए थे और वहां से वारासिवनी कार से आए थे। वारासिवनी के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती में महिला का मायका है। यह दंपत्ति जिस कार से आए थे उस कार का 35 वर्षीय चालक भी वार्ड नंबर 9 का ही रहने वाला है, जिसके परिवार में उसकी पत्नी 33 वर्ष व 3 बच्चे क्रमशः 15, 13 व 6 वर्ष तथा उसकी बुजुर्ग मां रहती है। वहीं यह दंपत्ति जिस घर में आए थे उस घर में महिला के 2 भाई, 1 बहन और मां रहती है। इन सभी को रात्रि में ही उनके घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि मंगलवार के दोपहर में इन सभी के साथ ही अन्य और लोगों सहित कुल 16 नागरिकों को कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट 108 एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया है। वहीं अयोध्या बस्ती को उस क्षेत्र को सील कर दिया गया है जहां पर वाहन चालक और मुंबई से आए दंपत्ति का मकान है। इसके साथ ही वहां रहने वाले सभी नागरिकों को घर में रहने और किसी के साथ भी नहीं मिलने जुलने की हिदायत दे दी गई है। वहीं यदि इन 16 व्यक्तियों में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर पूरी बस्ती को सील कर दिया जाएगा। रिपोर्ट 22 को आई। 22 को रिपोर्ट आने के बाद इनको कल रात को ही हमने बालाघाट भेज दिया, उन दोनों को जो सस्पेक्ट थे। इसके साथ साथ जो प्राइमरी सस्पेक्ट थे उनके घर वाले, एक जन के यहाँ पे 4 सदस्य, दूसरे जन के यहाँ पे 9 सदस्य थे। तो उसी सिलसिले में आज इन लोगों को भी यहाँ से बालाघाट भेजा गया। सर, सूचना मिली है कि पॉजिटिव पाए गए जो पति पत्नी है उनको जो कार चालक लेके आया था उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। नहीं, उनकी पहचान हो गई है। तो शाम को ही हमने उनको क्वारंटाइन सेंटर बुला लिया था, ड्राइवर को फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। और अभी जो ये परिवार जा रहा है इनके साथ साथ उनको भी हम बालाघाट भेज रहे हैं फर्दर सैंपल के लिए। सर, अभी इन सभी को कहाँ पर रखा जाएगा? बालाघाट में गोंगलई हमारा सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर DCC, वहाँ भेजा जा रहा है। सर, वाराणसी में 4 प्रकरण मिल गया, वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 9 में। तो इसको क्या कंटेंट एरिया घोषित करेंगे क्या? नहीं, कंटेनमेंट अभी नहीं बनाएंगे। कंटेनमेंट बनाने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको अभी फुलफिल नहीं कर रही है। स्प्रेड होने के बाद कंटेनमेंट घोषित किया जाता है। अभी तो फर्दर ये केवल जो बाहर से आए हैं वो लोग पहले से ही सस्पेक्ट होके आए, बीमार होके आए, उनको हमने यहाँ से बालाघाट भेज दिया। जी। अब जो इनका फैमिली गई है करीबन 16 लोग गए हैं टोटल। इसको हम लोग सैंपल ले रहे हैं और इसमें से अगर कोई भी निकल के आता है तो उसके बाद फिर हम यहाँ कंटेनमेंट करते हैं। सर, रेड जोन से लगातार लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ वाराणसी में, क्या आने वाले समय में कुछ सख्ती बरती जाएगी जो जानकारी नहीं दे रहे हैं उनके साथ? बिल्कुल बरती जाएगी। आज इसी सिलसिले में बैठक भी लिया मैंने CMO और वार्ड प्रभारियों की सभी की। उनको बता दिया गया कि अगर कोई भी बाहर से आ रहा है आप सबसे पहले सूचना अपने CMO साहब को, डॉक्टर साहब को और मुझे देंगे। अगर इसमें कोई चूक होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, बड़ी संख्या में टैक्स। जिला भाजपा कार्यालय में 23 जून को जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और सर्वहारा वर्ग के जननायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपा नेता दिलीप चौरसिया ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति थे। उन्होंने 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा का हरदम नारा बुलंद किया। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की एकता और अखंडता के लिए आज ही के दिन 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदानी हो गए। उनकी विचारधारा तथा निष्ठा आज भी हम सब के लिए कालजयी है। हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे आदर्श और इस देश में कश्मीर जैसे राज्य को हमारा अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और जिन्होंने एक नारा बुलंद किया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ऐसे हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। इस अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और राष्ट्र की सेवा में हम सभी लोग लगे रहें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सदैव ऐसे हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से प्रेरणा मिलती है और जिन्होंने राष्ट्रभक्ति और देश को अखंड बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि आज के परिदृश्य में कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई है, वह सही मायने में डॉक्टर मुखर्जी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है।
अंत में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने वीरांजलि में कहा कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा है। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेता दिलीप चौरसिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, सत्यनारायण अग्रवाल, हेमेंद्र क्षीरसागर, राज हरिनखेड़े, गणेश अग्रवाल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, भाजयुमो जिला महामंत्री रामेश्वर कटरे, जिला मंत्री विक्की पालेवार, सिद्धार्थ वाजपेयी, सुमित यादव, जितेंद्र चौधरी, गौरव मोनू श्रीवास्तव, अखिल चौरे, सहदेव लिल्हारी, मिहिर मिश्रा समेत अन्य उपस्थित थे। मंगलवार को बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को रोकने व त्रैमासिक रोड टैक्स माफ करने सहित नो एंट्री के समय में बदलाव करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि देश ही नहीं विदेशों में भी कोरोना महामारी के चलते 25 मार्च से सभी ट्रकों व बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, जिसके चलते यह व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कठिन समय में ट्रक व बस मालिक बीमा, किश्त व रोड टैक्स भरने में सक्षम नहीं हैं। ट्रक ऑपरेटरों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को रोका जाए और 6 माह का रोड टैक्स, गुड्स टैक्स, नेशनल परमिट माफ किया जाए। इंश्योरेंस एवं बैंक की किश्त में भी राहत प्रदान की जाए। चेक पोस्ट, आरटीओ व पुलिस की अवैध वसूली को रोका जाए। ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। इस बारे में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष पूरन सिंह भाटिया ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार डीजल व पेट्रोल के दामों में वृद्धि की जा रही है। डीजल व पेट्रोल के दाम में मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई जाए, नो एंट्री का समय कम किया जाए व रविवार को नो एंट्री खुली रखी जाए। श्रीमान कलेक्टर महोदय से हम निम्न मांगों के लिए निवेदन करने आए हुए हैं, जिसमें पहली मांग हमारी डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को रोकना, दूसरा 6 महीने का रोड टैक्स, नेशनल परमिट और परमिट माफ किया जाना और इंश्योरेंस एवं बैंक किस्तों को भी राहत प्रदान करना। चेक पोस्ट, आरटीओ एवं पुलिस की अवैध वसूली को रोका जाना और बालाघाट शहर में नो एंट्री का समय कम किया जाए एवं रविवार को नो एंट्री खत्म की जाए। इसी संबंध में कलेक्टर साहब से हम लोग मिलने के लिए आए। अभी आपने आवेदन दे दिए? आवेदन देने जा रहे हैं। इस दौरान बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों में अविनाश ठाकुर, गुरुदयाल सिंह भाटिया, मनोज पंजवानी, समीर हुसैन, झंकार सिंह लिल्हारे, अजय हरिनखेड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।